हेलो बच्चों, कैसे हैं। परमपिता परमात्मा से दुआ है कि सभी अच्छे से होंगे, पढ़ रहे होंगे, अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। हम आज करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्नेस्ट इक्वेशन। कल मैंने आपको नर्नेस्ट इक्वेशन पढ़ाई थी। मैं नर्नेस्ट इक्वेशन के बारे में आपसे बात करूं तो हमने नर्नेस्ट इक्वेशन आपको पढ़ाई थी, नर्नेस्ट इक्वेशन पढ़ाई थी। और जब बच्चों नर्नेस्ट इक्वेशन की बात करते हो तो एक सेल जनरेट करते हैं, गैलोनिक सेल। एक गैलोनिक सेल जनरेट करें यदि हम, तो हमने एक गैलोनिक सेल जनरेट की। इसके अंदर हमने यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड लिया। ये जो गैलोनिक सेल हमने जनरेट करी, इस गैलोनिक सेल के अंदर हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लिया जिंक का। ये जिंक का इलेक्ट्रोड लिया, जिंक इलेक्ट्रोड। ये आपके पास कौन सा इलेक्ट्रोड था? जिंक इलेक्ट्रोड। यहां पर हमने दूसरा इलेक्ट्रोड लिया और वो इलेक्ट्रोड जो हमने यूज किया दैट इज कॉपर इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड लिया दूसरा, उसको क्या नाम दिया? कॉपर इलेक्ट्रोड। ये कॉपर का इलेक्ट्रोड था। एक जिंक का इलेक्ट्रोड, एक कॉपर का इलेक्ट्रोड। जिंक का जो इलेक्ट्रोड लिया उसके अंदर हमने सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन में जिंक इलेक्ट्रोड को हमने डिप किया वो आपके पास जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था, ZnSO4 का सॉल्यूशन था। जिस सॉल्यूशन में हमने कॉपर को डिप किया वो आपके पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था। बहुत ध्यान से देखेंगे सारे। वो सॉल्यूशन किसका था? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, CuSO4 का सॉल्यूशन। हमने दोनों को कनेक्ट किया एक वायर के थ्रू, दोनों को हमने कनेक्ट किया एक वायर के थ्रू, और वायर के अंदर हमने एक अपरेटस जोड़ा जिसको हम नाम देते थे एमीटर ए। एमीटर ए, क्या नाम देते थे? एमीटर ए। ये काम किया हमने। अब जब हमने ये काम किया तो हमारे पास, हमें पता है कि दोनों इलेक्ट्रोड कांटेक्ट में आ गए। E0 Zn+2 कन्वर्ट्स इनटू Zn, इसकी वैल्यू -0.76 वोल्ट। E0 Cu+2 कन्वर्ट्स इनटू Cu, इसकी वैल्यू 0.34 वोल्ट। जब दो इलेक्ट्रोड होंगे तो उसमें रिडक्शन उसका जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो कॉपर का रिडक्शन, जिंक का ऑक्सीडेशन। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड बनता है, जिसका रिडक्शन होता है वो कैथोड बनता है। तो यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड क्या बना? एनोड बना। कॉपर का जो इलेक्ट्रोड बना वो कैथोड बना। कॉपर का इलेक्ट्रोड क्या बना? कैथोड। अब यदि ये बात सही है तो एनोड पे ऑक्सीडेशन, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक टूटेगा Zn+2 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। यहाँ पर पहले से इसके अंदर Zn+2 आयंस थे, SO4 -2 आयंस थे, जितने पॉजिटिव थे उतने नेगेटिव थे। लेकिन यहाँ पर अब टूट गया जिंक, और जिंक टूट गया Zn+2 आयंस के अंदर। कैथोड है, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगा, और जब रिडक्शन होगा तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो है इस वायर के थ्रू, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के थ्रू यहाँ पहुंचेंगे। कॉपर सल्फेट में Cu+2 SO4 -2, जब वो वायर के थ्रू यहाँ पर पहुंचे, तो वायर के थ्रू जब यहाँ पर पहुंचे तो ये Cu+2 जो था कैथोड के ऊपर था, Cu+2, इसने दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद Cu में कन्वर्ट हो गया। इसमें कन्वर्ट हो गया Cu। अब एक बात तो देखो, यहाँ से शुरू में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन थी, जितने पॉजिटिव थे उतने नेगेटिव थे, जितने पॉजिटिव थे उतने ही नेगेटिव थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये चीज देखे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से कहां तक हुआ? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां तक हुआ? एनोड से कैथोड की तरफ। कोई पूछ ले आपसे कि गैल्वेनिक सेल के अंदर, वोल्टेज सेल के अंदर, गैल्वेनिक सेल के अंदर, गैल्वेनिक या फिर वोल्टेज सेल, वोल्टेज सेल के अंदर फ्लो ऑफ करंट कहां से कहां हुआ है, तो आप निश्चित रूप से ये बात कहेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ हुआ है। दूसरी बात आपसे पूछे यदि कोई कि भाई जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर हुआ है तो करंट का फ्लो किधर हुआ? फ्लो ऑफ करंट अपोजिट होता है, तो फ्लो ऑफ करंट कहां हुआ भाई? फ्लो ऑफ करंट ये कहां हुआ? ये हुआ कैथोड टू एनोड। अब ये दोनों क्या थे? दोनों के अंदर
इसमें ऑक्सीडेशन होना लगा, इसमें रिडक्शन होने लगा, करंट का फ्लो होने लगा, एमीटर की नीडल जो है वो रिफ्लेक्शन दिखाने लगी। जब रिफ्लेक्शन दिखाने लगी तो हमने कहा केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। गैल्वेनिक सेल वो डिवाइस हो गया जिसमें केमिकल एनर्जी जो थी वो कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर जो बच्चा +2 के बाद छोटे जॉब्स की तैयारी करता है, नेवी, एयरफोर्स, ऐसे क्वेश्चन बहुत बर्बाद होते हैं। कोचिंग सेंटर वाले छोटे पढ़ाते हैं इनको कि ऐसा बताएंगे जो आएगा ही आएगा। तो यही कि गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल एक ऐसा apparatus होता है जो केमिकल एनर्जी को बदल देता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर बदल देता है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदलता है। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, यहाँ पर एक जिंक पॉजिटिव था, SO4 नेगेटिव था, लेकिन यहाँ जिंक पॉजिटिव बढ़ने लगा। यहाँ जिंक पॉजिटिव जो था वो बढ़ने लगा, जिंक पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ने लगी, Zn+2 बढ़ने लगा क्योंकि जिंक टूटने लगा Zn+2 के अंदर, तो बढ़ने लगी कंसंट्रेशन। इधर Cu+2 था, SO4 था, लेकिन Cu+2 कॉपर में कन्वर्ट होने लगा, तो यहाँ पर Cu+2 की कंसंट्रेशन घटने लगी। Cu+2 जो था उसकी कंसंट्रेशन घटने लगी। Cu+2 की कंसंट्रेशन क्या होगी, घटने लगी। Cu+2 जो था उसकी कंसंट्रेशन घटने लगी। हेलो, हाँ जी दोस्तों, हाँ भाई बाद में बात करते हैं, काम करो थोड़े ना, मैं बात कर लूँगा आपको। Cu+2 इलेक्ट्रॉन्स गिव Cu। अब ये कॉपर +2 जो था इसकी कंसंट्रेशन घटने लगी, तो यहाँ पर SO4 बढ़ने लगी कंसंट्रेशन, और यहाँ जिंक पॉजिटिव बढ़ने लगी। अब देखो सबसे बड़ा फर्क महसूस करो, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहा था, इधर जा रहा था, जब इधर जिधर जा रहा था इलेक्ट्रॉन्स वहां पर नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगी तो उसका फ्लो रुक जाएगा। जिधर से निकल के बाहर जा रहा था इलेक्ट्रॉन्स वहां पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन बढ़ने लगी, वापस खींचेगा इसको, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जैसे डिस्टर्ब हुई सेल अपना काम करना बंद कर देती है। इस चीज को बचाने के लिए हम कनेक्ट करते हैं, हम जोड़ते हैं यू शेप का इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब जोड़ते हैं जिसको हम कहते हैं साल्ट ब्रिज। और जो ये साल्ट ब्रिज है, इस साल्ट ब्रिज के अंदर क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होती है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक केसीएल। इस तरह की इलेक्ट्रोलाइट होती हैं जो इनर्ट होती हैं, जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करती। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होती हैं लाइक केसीएल, जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। ये क्या करती हैं, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। साल्ट ब्रिज मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। जिधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है उस टाइप उधर जो है डिफ्यूजन हो जाता है नेगेटिव चार्ज का, जिधर नेगेटिव चार्ज बढ़ता है उधर डिफ्यूजन हो जाता है पॉजिटिव चार्ज का। और क्या काम करता है साल्ट ब्रिज, इनर सर्किट को कंप्लीट करता है। इनर सर्किट को क्या करता है, कंप्लीट करता है। इनर सर्किट कंप्लीट करता है। एक बात इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, इनर सर्किट को कंप्लीट करता है। अब जब इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो इधर जो इलेक्ट्रोलाइट होगी नट उसका नेगेटिव पार्ट रिलीज हो जाएगा, जिधर नेगेटिव बढ़ा उधर पॉजिटिव पार्ट रिलीज हो जाएगा। ये तो बातें थी सेल के बारे में बात कर रहे थे। दूसरी बात, यहां से निकलता है क्या, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कैसा, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज का सोर्स है ये। तो एनोड यहां पर याद रखना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव टर्मिनल था, एनोड यहां पर नेगेटिव पोल होता है। कैसा पोल होता है, नेगेटिव। और कैथोड यहां पर पॉजिटिव पोल होता है, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन मूव करके आ रहा है, पॉजिटिव पोल है। कैथोड पॉजिटिव पोल, एनोड नेगेटिव पोल। अब आपने बच्चों बेसिकली देखा था कॉन्सेप्ट कि हम सेल जब बनाते हैं तो सेल का एक तो स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालते हैं और एक ईएमएफ निकालते हैं। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालें यदि स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल जो होगा दैट इज ई नोट सेल बराबर होगा ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, कैथोड माइनस एनोड। बोलो भाई क्या होगा, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड कौन सा, कॉपर वाला 0.34 वोल्ट माइनस 0.76 नेगेटिव और नेगेटिव 0.76
नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1.10 वोल्ट होगा। क्या होगा? 1.10 वोल्ट। कोई बोलो यार, 1.10 वोल्ट होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब कंसंट्रेशन 1 हो। अब बच्चों ईएमएफ ऑफ द सेल, जैसे ई नोट सेल निकलता है ऐसे ईएमएफ भी निकलता है। ईएमएफ निकलता है, ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ सेल ई सेल, और वो ई सेल भी बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये है बात आज की सबसे मेन। ईएमएफ ऑफ द सेल निकलता है और वो ईएमएफ ऑफ द सेल जो है वो भी बराबर होता है, किसके बराबर होता है? वो ईएमएफ ऑफ द सेल ई सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब देखिए इन बातों को देखिए आप ध्यान से एक बार। ईएमएफ ऑफ द सेल होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब कैथोड वो स्टैंडर्ड नहीं है, सिंपल ईएमएफ ऑफ द सेल है, पोटेंशियल ऑफ द सेल है। अब कैथोड माइनस एनोड, कैथोड के ऊपर कॉपर के कांटेक्ट में जो +2 आयंस थे, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड था, इसके कांटेक्ट में +2 आयंस थे, इनकी कंसंट्रेशन घटने लगी। बोलो यार, कॉपर +2 आयंस की कंसंट्रेशन घटने लगी क्योंकि इनका रिडक्शन होने लगा, ये कॉपर बदलने लगी। जब इसकी कंसंट्रेशन घटने लगी तो ई नोट जो था ई कैथोड वो डिक्रीज होने लगा। ई कैथोड क्या होने लगा? डिक्रीज होने लगा। क्यों डिक्रीज होने लगा? एज कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 आयंस डिक्रीज, आयंस डिक्रीज, कंसंट्रेशन Cu+2 आयंस की डिक्रीज होने लगी, इसलिए ई कैथोड जो था वो क्या होने लगा आपके पास? ई कैथोड, ईएमएफ जो कैथोड था ई कैथोड वो आपके पास उसकी वैल्यू घटने लगी। इसी तरह से यदि आप देखो एनोड की बात करो, ई एनोड की बात करो, ईएमएफ ऑफ द एनोड, तो एनोड की भी बात करोगे आप कि एनोड में क्या है, तो एनोड के अंदर क्या है बच्चों? एनोड के अंदर कांटेक्ट में Zn+2 आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ने लगी। तो Zn+2 आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ी, तो Zn+2 आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ी, जिंक के कांटेक्ट में ज्यादा Zn+2 आयंस है, तो कंसंट्रेशन इसकी ई एनोड है वो बढ़ने लग गया। अब देखो जो रिजल्टेंट ईएमएफ ऑफ द सेल है ई सेल, वो क्या है? ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड, ये वाला तो घटने लग गया और ये बढ़ने लग गया। अल्टीमेटली एक ऐसी कंडीशन आएगी जब ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। चलो इसी पे बात करते हैं। बेसिक फंडा यही था कि कैथोड का क्यों घटा, एनोड का क्यों बढ़ा, इसी बारे में बात कर रहे थे। कैथोड का क्यों घटता है, एनोड का क्यों बढ़ता है, ये बात हम कर रहे थे। इसके आगे हम देखें बच्चों, हमारे पास इससे हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो हमारे पास हम पढ़ रहे थे नर्नेस्ट इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नर्नेस्ट इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो नर्नेस्ट इक्वेशन हमारे पास थी, जो नर्नेस्ट इक्वेशन थी वो नर्नेस्ट इक्वेशन हमारे पास थी ई सेल दैट इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। वही बोले रिएक्शन लिख लेता हूं, Zn सॉलिड प्लस Cu+2 aqueous gives Zn+2 सॉलिड aqueous, Zn+2 aqueous प्लस Cu सॉलिड। ये आपके पास रिएक्शन था, ये रिवर्सिबल रिएक्शन था, ये रिवर्सिबल रिएक्शन था। अब जब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इस रिवर्सिबल रिएक्शन में, रिवर्सिबल जब रिएक्शन है तो इस रिवर्सिबल रिएक्शन में आप देखें ई सेल बराबर है ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आएगा, यहां पर यदि मैं लिखूं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में देखो क्या हुआ Zn+2 आयंस की कंसंट्रेशन अपॉन एनोड में देखो क्या हुआ Cu+2 आयंस की कंसंट्रेशन, क्योंकि ये सॉलिड है ये भी सॉलिड है, इनकी यूनिट होगी। अब यदि इस रिएक्शन के लिए मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K लिखूं तो K लिख सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cu, ये तो सॉलिड है इसकी तो 1 होगी, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2। बोलो यार Cu+2, तो क्या हुआ आपके पास ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log concentration of Zn+2 upon Cu+2 when the reaction reaches equilibrium,
जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आएगा उस समय, ये बात इंपॉर्टेंट है, उस समय ई सेल जो होगा वो बराबर 0 होगा। ईएमएफ ऑफ द सेल 0 हो जाएगा उस समय, ईएमएफ ऑफ द सेल बराबर 0 होगा, ई सेल 0 होगा। क्यों होगा बताया था, कैथोड घटने लग गया, एनोड बढ़ने लग गया। क्यों घटने लग गया, क्यों बढ़ने लग गया, वो बात बताई थी। अब ये 0 होते के साथ क्या हुआ हमारे पास, व्हेन द सेल रीचेज इक्विलिब्रियम, तो ये क्या हुआ 0 बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log इक्विलिब्रियम पे आ गया। तो इक्विलिब्रियम ये कंसंट्रेशन इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिख दूं log k। तो यहां से मैं लिख सकता हूं ई नॉट सेल दैट इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log ऑफ k। बोलो भाई, ये आपके पास इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, याद रखना है कि ई नॉट सेल दैट इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log k। क्लियर है सभी? ये बात सभी को याद रखनी है कि जो सेल है उसका ईएमएफ स्टैंडर्ड ईएमएफ और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन आ गया, ई नॉट सेल दैट इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n इनटू k। k जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k, वो आपके पास फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन को बहुत कुछ बताता है। लार्जर द वैल्यू ऑफ k, लार्जर द वैल्यू ऑफ k, लार्जर द वैल्यू ऑफ k, हायर इज, लार्जर द वैल्यू ऑफ k, मोर कंप्लीटेशन, कंप्लीटेशन इज ऑफ द रिएक्शन, ऑफ द रिएक्शन। जितना बड़ा k होगा उतना ही रिएक्शन कंप्लीटेशन की तरफ होगा, जितना छोटा k होगा उतना ही रिएक्शन कंप्लीटेशन से दूर होगा, कंप्लीटेशन से दूर होगा। यदि रिएक्शन कंप्लीटेशन से दूर होगा तो k बड़ा होगा तो रिएक्शन कंप्लीटेशन की तरफ होगा, k छोटा होगा तो रिएक्शन k छोटा होगा तो रिएक्शन जो है वो कंप्लीटेशन से दूर होगा। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। इससे आगे देखें थोड़ा सा, और हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का k का देखा, ई नॉट सेल का देखा। हम थोड़ा सा इससे आगे और चले, नर्नेस्ट इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k की बात कर रहे हैं। आपके पास ई नॉट सेल का रिलेशन निकाल दिया, ई नॉट सेल दैट इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log ऑफ k। अब यहां से इसके ऊपर बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। मैं एक दो क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, एक दो क्वेश्चंस मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन कर रहे हैं हम कैलकुलेट, क्वेश्चन है आपके पास कैलकुलेट k फोर Br नेगेटिव प्लस O2 प्लस 4H पॉजिटिव विल गिव्स 2Br2 प्लस 2H2 ई नॉट सेल दे रखा है आपको 0.16 वोल्ट। ये बात देखें आप, अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखें आप ध्यान से। 4Br नेगेटिव प्लस O2 प्लस 4H पॉजिटिव गिव्स 2Br2 प्लस 2H2, ई नॉट सेल ये दे रखा है, k निकालना है। फॉर्मूला आपके पास है ई नॉट सेल दैट इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log ऑफ k। ये आपके पास फॉर्मूला है पहले से। अब यदि इसमें आपको k निकालना है, ई नॉट दे रखा है, आपको यदि n मिल जाए, अकेला n मिल जाए तो आप आराम से निकाल पाओगे। n निकालने के लिए रिएक्शन जो गिवन है उसको दो पार्ट्स में तोड़ो। कैसे? एक पार्ट में आपने कहा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। एक पार्ट में आपको Br नेगेटिव दिखाई दे रहा है, किस में बदल रहा है, Br2। दूसरे पार्ट में O2 दिखाई दे रहा है, किस में बदल रहा है, H2। बैलेंस कर दे, 2 Br2 था या एक था, 2 से कर दिया। जैसे 2 हुआ, 2 Br नेगेटिव, 2 नेगेटिव चार्ज हो गया तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन देखो 2 थी या 1 थी, ऑक्सीजन 2 कर दो। जैसे ऑक्सीजन 2 की, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 पॉजिटिव हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड कर दिया, नेट रिएक्शन यही आ गया। हमें यहां से आइडिया आ गया, हमें यहां से पता चली बात कि जो
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने होंगे 4, बस पुट कर दो। ई नॉट की वैल्यू 0.16 दैट इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n कितना 4 log ऑफ k, log k 0.0591 अपॉन 0.0591 log k बराबर 4 into 0.16 log k that is equal to 4 into 0.16 अपॉन 0.0591 सोल्व कर लो इसको, k के लिए एंटी लॉग ले लो। क्लियर से ये लेक्चर पढ़ लें आप। सुबह जून की क्लास है 8 बजे, उसमें करेंगे काम। इस बार आज जून के लिए थोड़ा सा और तजुर्बा करेंगे, जो पढ़ाई के साथ साथ उसको रिकॉर्ड करेंगे दूसरे अप्रेंटिस से ना, ताकि वो बाद में भी आपके पास जाता रहे। तो मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा, थोड़ा सा मैं आगे पढ़ाऊंगा। हर बच्चा जुड़े जूम से, पढ़ना सबका अधिकार है। हर बच्चा जूम से जुड़े, हर बच्चा लेक्चर्स देखे, हर बच्चा पढ़ाई करे। सभी के माँ बाप की सभी के लिए एक जैसी भावनाएं हैं कि मेरा बच्चा कामयाब हो, और कामयाबी केवल और केवल तब आएगी जब आप लोग पढ़ेंगे। मेरे सोचने से, स्कूल के सोचने से और किसी के सोचने से कामयाबी नहीं मिलनी। कामयाबी केवल और केवल तब मिलेगी तब आप लोग पढ़ाई करेंगे, अच्छी सी पढ़ाई।